एक 100-150 पन्ने की रिपोर्ट ने अदानी जैसी बड़ी कंपनी को हिला के रख दिया, इंडियन मार्केट को गिरा दिया और निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2% तक फॉल कर गए। इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्या इस रिपोर्ट में और ऐसा क्या खुलासा हुआ इस रिपोर्ट में जिसने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से की बात करते हैं, उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे हम फेमस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जिसने काफी बड़े बड़े खुलासे किए हैं अदानी ग्रुप के खिलाफ। इस वीडियो में मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, कोई बकवास नहीं करूंगा, जस्ट सिंपल रिपोर्ट्स और नंबर्स आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। कंक्लूजन आपको निकालना है। ऑन 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग नाम के कंपनी ने, एक रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए अगेंस्ट अदानी ग्रुप। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप एक स्कैम रन कर रही है। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप के जो स्टॉक प्राइसेस है वो बहुत इन्फ्लेटेड हैं, अप टू 87% तक इन्फ्लेटेड हैं। एंड उन्होंने इस स्कैम को इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम बताया। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम जान लेते हैं हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या है, एक्चुअली इसका क्या बैकग्राउंड है और इसकी रिपोर्ट हमें क्यों माननी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म इज अ फाइनेंशियल रिसर्च फर्म जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज, वो भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में पोटेंशियल फ्रॉड फाइंड आउट करते हैं और जब भी शॉर्ट सेलिंग होती है मार्केट में तो वो उसके पीछे रिसर्च करने में लग जाते हैं। ये कंपनी काफी इन डेप्थ रिसर्च करती है और बेसिकली फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इश्यूज को बताती है किसी भी कंपनी के। अब इस कंपनी के कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश किए हैं और उसका क्या क्या इंपैक्ट आया है मार्केट में। इन सितंबर 2020 हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की निकोला कॉर्पोरेशन के खिलाफ। निकोला कॉर्पोरेशन बेसिकली एक इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया था। ये सारे एक्यूज लगाए गए उनके ऊपर कि जो भी ट्रक है उनके, उसकी कैपेबिलिटीज एक्चुअली में वो नहीं है जो बता रहे हैं। इसकी वजह से निकोला कॉर्पोरेशन का स्टॉक प्राइस काफी गिर गया था और उसके फाउंडर और सीईओ ने रिजिग्नेशन भी दे दिया। इन 2021 हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की थी अगेंस्ट वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स। ये एक्चुअली ब्लू ओरिजिन के कॉम्पिटिटर्स हैं और इन्होंने भी स्पेस ट्रैवल पे फोकस ज्यादा किया था। बट एज पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट इस कंपनी ने सारे इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया था एंड आफ्टर द रिपोर्ट वर्जिन गैलेक्टिक के शेयर्स भी काफी नीचे गिरे। तो ये कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स काफी अच्छी और वैल्यूएबल होती हैं जिस पे मार्केट भी रिएक्ट करता है और लोग भी रिएक्ट करते हैं। नाउ अब आते हैं हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी के ऊपर। इसमें हम 4 चीजों की बात करेंगे। पहला है फाइनेंशियल आराम, दूसरा है लेस एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, फैमिली हिस्ट्री एंड देन स्टॉक मैनिपुलेशन। नाउ एज पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट अदानी ग्रुप के जो फैमिली वेल्थ है वो $100 बिलियन इंक्रीज हुई है पिछले 3 सालों में और ये मेजॉरिटी जो वेल्थ है वो बेसिकली आया है स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन से। मतलब जो होल्डिंग अदानी ग्रुप की है उस पे अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ते जाता है तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है और इस तरीके से उनका नेटवर्थ भी बढ़ता जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च 7 लिस्टेड कंपनी है जो अडानी की, वो 85% हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं और यू कैन से वो 85% ओवर वैल्यूड है। एज पर रिपोर्ट अडानी ग्रुप का जो करंट रेशियो है वो 1 से भी कम है। अब एक्चुअली करंट रेशियो होता क्या है? करंट रेशियो ये बताता है कि किसी भी कंपनी के पास जो लायबिलिटी है और एसेट है वो किस रेंज में है। मान लेते हैं अगर लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, एसेट बहुत कम है, तो आपका करंट रेशियो 1 से नीचे होता है और अगर 1:1 है तो मतलब जितना उनके पास लायबिलिटी है उतना उनके पास एसेट है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एसेट बेच के लायबिलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपका करंट रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो ये गिनती अच्छी कंपनीज में होती है बिकॉज इन कंपनीज ने जितना भी एसेट क्रिएट किया है उससे उनकी लायबिलिटीज कम है। और अगर आप डेटा देखोगे तो अदानी की 5 कंपनीज आउट ऑफ 7 इस रेशियो को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रमोटर्स ने अपनी इक्विटी भी गिरवी रख रखी है टू गेट मोर फंड और मे भी अपने कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। बट अगर हम प्लेजिंग की बात करें तो ये रहा आपका नंबर। अदानी ग्रीन एनर्जी में 4.36%, अदानी पावर में 25.1%, अदानी टोटल गैस में 0%, अदानी ट्रांसमिशन में 6.62%, अदानी इंटरप्राइजेस में 2.66%, अदानी पोर्ट में 17.31%। जब कोई प्रमोटर अपने शेयर को प्लेज करता है तो बेसिकली पैसे उठाता है अगेंस्ट देयर शेयर। तो आप कह सकते हो कि अपने शेयर्स को ये एज अ कोलैटरल रखते हैं और ये चीज 2 ही लोग पॉसिबल कर सकते हैं, या तो कोई बैंक या तो कोई ब्रोकर। मतलब कि इन लोगों ने जो भी अपने शेयर प्लेज किए हैं वो या तो किसी बैंक को प्लेज किए होंगे या तो फिर किसी ब्रोकर को प्लेज किए होंगे। जनरली फंडामेंटल एनालिसिस में जब भी कोई प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करता है तो इसको एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। और एक काफी चौंकाने वाली खबर यह है कि पिछले 8 साल में अदानी ग्रुप ने 5 सीएफओ चेंज किए हैं जो कि काफी रेयर है एक्चुअली।
तो अदानी इंटरप्राइज और अदानी टोटल के जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर थे, इस कंपनी का नाम है शाह डांडरिया कॉर्पोरेशन। बहुत छोटी सी कंपनी है, 4 पार्टनर्स हैं और 11 एम्प्लॉइज हैं, दैट्स इट। अब डेफिनेटली अगर आप ये सोचोगे कि अदानी जैसी इतनी बड़ी कंपनी के जो ऑडिटर हैं वो सिर्फ एक छोटी सी कंपनी है, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई डाउट तो निकल के आएगा। अब बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री एंड देयर होल्डिंग्स की। अब एज पर रिपोर्ट अदानी ग्रुप के कई फैमिली मेंबर्स जो कि बहुत बड़ी पोजीशन पे अदानी ग्रुप में, उन पे एलिगेशन लगाए हुए हैं करप्शंस के, टैक्स पेयर्स के फंड को गलत इस तरीके से इस्तेमाल करने के और मनी लॉन्ड्रिंग का। राजेश अडानी जो गौतम अडानी के छोटे भाई हैं, उन पर ये एलिगेशन लगाया गया था कि वो डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैम में इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट वो 2 बार अरेस्ट भी हो चुके हैं। अदानी ग्रुप के एक और फैमिली मेंबर है मिस्टर समीर वोरा, उन पे भी एलिगेशन है कि वो डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में इंक्लूडेड थे। बाकी ऐसे कई और मेंबर्स हैं जो सेम स्कैम में इंक्लूडेड थे, सेम स्कैम में पार्ट ले रखा था उन्होंने, उन पे एलिगेशन लगे, करप्शन के चार्जेस लगे। बट राइट नाउ ये सारे फैमिली मेंबर्स अपनी कंपनी में किसी ना किसी हाई पोजीशन पे बैठे हुए हैं। जनरली होता ये कि अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव पे ऐसे कई एलिगेशंस लगे या फिर कई बार वो अरेस्ट हो, तो होता ये कि या तो उसको डिमोट किया जाता है, या तो कंपनी से बाहर निकाला जाता है, या फिर कई देशों में तो वो जेल में भी जाते हैं। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट उनकी पोजीशन बढ़ती ही गई। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन पे यूजिंग शेल कंपनीज। अब सेबी का एक रूल है कि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से कम नहीं होनी चाहिए। इस रूल को बनाने का पर्पस ये है कि स्टॉक की जो मैनिपुलेशन है वो बड़े प्लेयर्स ना कर पाए या फिर प्रमोटर्स ना कर पाए। दैट्स वाई पब्लिक के हाथों में 25% शेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज अ रूल। अगर ये इससे कम होता है तो पब्लिक कंपनीज को डिलिस्ट होना पड़ता है। अब इस रिपोर्ट का कहना यह है कि बाय यूजिंग ऑफशोर अकाउंट्स और कुछ अकाउंट्स जो मॉरिशस में एस्टैब्लिश्ड हैं, उनका इस्तेमाल करके इस कंपनी ने जो हाईएस्ट प्रमोटर स्टेक है अपने पास रखा है। मतलब कंपनीज बाहर की इन्वेस्टेड है, लेकिन जो इन्वेस्टेड कंपनीज है उन पे कंट्रोल अदानी ग्रुप का ही है। अब यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है जो पॉलिटिशियन महुआ मोइत्रा ने निकाला था। आप यहाँ देख सकते हो विनोद अदानी, जिनको बोला गया सेटलर एंड डायरेक्टर ऑफ मेनी ऑफशोर एंटिटीज। अब इस सर्कल को फॉलो करके वो सेम पैसे को इधर उधर घुमा के उसको कई बार दिखा रहे हैं। अब आउट ऑफ 7 कंपनीज 4 कंपनीज अदानी की ऐसी हैं जो एकदम किनारे पे खड़ी हैं जब उनको सेबी डिलिस्ट कर देगा। उन कंपनीज का नाम है अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर और अदानी टोटल। इन सब कंपनीज में जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 72% है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदानी विल्मर जो एक नई कंपनी है, उसमें करंट इनसाइडर ओनरशिप है 87.9%, जिसको कम करना पड़ेगा बाई 2025 टू 75%। अब अगर आप ये टेबल देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आपको दिखेगा कि अदानी ट्रांसमिशन में प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग है 74.19% और जो सस्पेक्टेड होल्डिंग है वो 10.27% है। मतलब इनको 75% का रूल फॉलो करने के लिए 9.46% लूज करना पड़ेगा। देन अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड 72.6%, इसमें भी सस्पेक्टेड होल्डिंग है 3.29%। अदानी पावर लिमिटेड 74.9%, सस्पेक्टेड होल्डिंग 5.98%। अदानी टोटल गैस लिमिटेड 74.8% और सस्पेक्टेड होल्डिंग 4.34%। अब जो मॉरिशस में बैठी की सस्पिशियस कंपनीज हैं, उनका नाम अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका एसेट है $2.3 बिलियन और 99.4% एसेट इनका सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप में है। क्रेस्टा फंड, जिनका एसेट है $674 मिलियन और उनका 89.5% एसेट सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप में है। एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका एसेट है $1.5 बिलियन, उनका 97.9% एसेट जो है सिर्फ अदानी ग्रुप में है। इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, जिनका टोटल एसेट है $3 बिलियन और उसका 98.8% सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप के लोकेटेड है। ओपल इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका टोटल एसेट है $613 मिलियन और उनका 100% अदानी ग्रुप के लिए इन्वेस्टेड है। अब उस डेटा को हमने दूसरे वेबसाइट से भी मैच करके देखा कि क्या वो डेटा सही है कि नहीं है। आपके सामने एक डेटा है जो screener.com वेबसाइट से लिया गया है और इस डेटा में आप देख सकते हो सेम नाम जो अभी हमने पढ़े हैं वो सारे फर्म्स यहाँ पे लिस्टेड हैं और सेम वैल्यूएशन पे, सेम इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के साथ ही साथ इसमें डीआईएस की भी होल्डिंग है और उन डीआईएस में जो नाम एक सबसे बड़ा आ रहा है वो है एलआईसी। अब एलआईसी को कौन कंट्रोल करता है, इस बात का जवाब दो मेरे को, और अगर वो कंट्रोल करता है तो एलआईसी ने अडानी में क्यों इन्वेस्ट किया है, इस बात का जवाब दो मेरे को। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी कमेंट्स राइट हियर। अगर आप होशियार हो तो आप आराम से समझ जाओगे ना। शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे कि इन सब चीजों से स्टॉक कैसे मैनिपुलेट हो सकता है, स्टॉक पे कैसे फर्क पड़ेगा।
देखो, स्टॉक प्राइस जो मेजरली डिपेंड करता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर किसी भी स्टॉक के प्राइस की डिमांड ज्यादा होती है तो उसके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर किसी भी स्टॉक के प्राइस की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो उसके स्टॉक के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अब अगर मेजॉरिटी शेयर्स अदानी ग्रुप होल्ड कर रहा है, मतलब वो सप्लाई कम कर रहे हैं, और अगर मेजॉरिटी शेयर अदानी ग्रुप होल्ड कर रहा है तो डिमांड भी बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से डिमांड सप्लाई पे प्ले करके किसी भी स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब इन सारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक और चीज बताई गई है कि अदानी ग्रुप ने केतन पारेख के साथ कुछ बिजनेस किया था, कुछ डील की थी। केतन पारेख एक स्टॉक ब्रोकर है जिन्होंने काफी स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया था, और 2001 का जो क्राइसिस आया था इंडिया में वो भी केतन पारेख की वजह से आया था। इनफैक्ट केतन पारेख को बाद में एक्यूज भी किया गया और वो जेल भी गए, उनको सेंटेंस भी हुआ। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अदानी इंटरप्राइज के शेयर प्राइसेस 18% तक गिर गए, और अदानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनके भी शेयर प्राइसेस गिरे, बट दिस वाज ह्यूज। सिंस अदानी की जो मेजॉरिटी नेटवर्थ है वो स्टॉक प्राइसेस पे डिपेंड करती है, सो नाउ अदानी ड्रैग डाउन टू 7th पोजीशन फ्रॉम 3rd पोजीशन, बिकॉज आपको पता ही है स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गए। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को चैलेंज किया है और उन्होंने 88 क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी है। उनसे ये कहा है कि अगर अदानी ग्रुप एक ट्रांसपेरेंट कंपनी है, अगर अदानी ग्रुप एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है, तो उनको ये 88 क्वेश्चंस का रिप्लाई देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट रिप्लाई। अब ऑब्वियसली अदानी ग्रुप ने कोई रिस्पांस तो नहीं दिया, बट उसके अगेंस्ट उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट रिलीज किया है कि ये सारे एक्विजिशंस, ये सारे रिपोर्ट्स फॉल्स हैं, और इस चीज को इस टाइम पे इसलिए लाया गया क्योंकि अदानी ग्रुप ने अपना एफपीओ अनाउंस किया है। अब एफपीओ क्या होता है? जो कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड होती हैं वो फिर से अपने और एक्स्ट्रा शेयर्स को मार्केट में बांटते हैं टू रेस मोर कैपिटल। अब मेरा ओपिनियन यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव से आएगा, ठीक है। पहला ये कि एज अ ट्रेडर अदानी ग्रुप वॉज अ ट्रेमेंडस कंपनी, मतलब आप उसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो, बड़ी बड़ी मूव मिलती है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो तो यू कुड हैव मेड अ बिग चंक ऑफ मनी बाय यूजिंग अदानी ग्रुप। लेकिन अब दूसरा पर्सपेक्टिव आता है एज अ इन्वेस्टर। ऐसी कंपनी जिसमें इतने रेड फ्लैग हो उसमें कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इनफैक्ट जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो सब के सब अदानी ग्रुप की कंपनी से बहुत दूर रहते हैं। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है अदानी कंपनी के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में, इनफैक्ट गौतम अदानी के बारे में आपको क्या लगता है? लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।